सो हेलो एवरीवन, आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करेंट एग्ज़ाम। सो आप सभी को पता है इस क्लास में हम यूपी ट्रिपल एस सी 2025-26 और यूपी पुलिस और जो कांस्टेबल है और एसआई, ठीक है। तो यूपी पुलिस का जो एसआई और कांस्टेबल दोनों एग्ज़ाम, और देखो पेट अभी आने वाला है, वीडियो हो गया, लेखपाल हो गया, जूनियर असिस्टेंट या लोअर पीसीएस जैसे सारे एग्ज़ाम के लिए जीएस का हम संपूर्ण रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। तो बाकी सारी 6 क्लासेस जिससे पहले हो चुकी हैं, आज हम 7वां लेक्चर करने वाले हैं और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल है और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। सो क्वेश्चन नंबर 1, देखो आज इस क्लास में हिस्ट्री आपकी ख़त्म हो जाएगी, हम नेक्स्ट क्लास से जियोग्राफी या पॉलिटी स्टार्ट करने वाले हैं। मैं टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से आप सभी को बता दूंगा पहले ही। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय 1913 में कहाँ पर स्थित था? बताओ भाई। तो गदर पार्टी, पहले तो आप गदर रेवोल्यूशन के बारे में पता है आपको? तो गदर रेवोल्यूशन के बारे में आपने सुना है, ये बताओ। तो गदर रेवोल्यूशन, इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी, कब हुई थी, ये सब आपको इसमें पूरा जान लोगे, ठीक है। कुछ भी नहीं छोड़ने वाला मैं, एक मतलब अगर क्वेश्चन आएगा तो ये सीरीज आपके लिए यहीं से आएगा, जहाँ से, बाहर से कहीं से नहीं आने वाला। जीएस की जिम्मेदारी तो मैं लेता हूँ। चलो, तो गदर रेवोल्यूशन देखो, तो गदर रेवोल्यूशन, अच्छा इसकी शुरुआत किसने की थी? तो ये इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? सबसे पहले इसका फॉर्मेशन हुआ था किसका? गदर पार्टी का। सॉरी। तो जो सबसे पहले लिखो, गदर पार्टी का फॉर्मेशन कब हुआ था? डेट क्या है इसकी? फॉर्मेशन मई में हुआ था, मई 1913, ठीक है। तो मई 1913, 1913 में इसकी स्थापना हुई थी। किसने की थी स्थापना? स्थापना की गई थी बाई लाला हरदयाल, ठीक है। तो लाला हरदयाल जी का नाम आपको ध्यान रखना है। तो लाला हरदयाल। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ बनाया गया था? इसी बात पर ये जो गदर रेवोल्यूशन हुआ या गदर पार्टी कुछ भी कह लो, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ बनाया गया था? इसका हेडक्वार्टर बनाया था सैन फ्रांसिस्को, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, तो फ्रांसिस्को, ठीक है। तो ये इसका हेडक्वार्टर हो गया, तो ये यही आपका इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। एक तो ये ध्यान रखिए, यह एक प्रकार का आर्म्ड रिवोल्ट था, मतलब सशस्त्र विद्रोह था, ठीक है। मतलब ऐसे अहिंसावादी नहीं थे ये लोग कि हम शस्त्र से करेंगे, बंदूकें गोलियां चलाएंगे, ठीक है। तो ये चलो ठीक है। तो इसकी स्थापना 1913 हुई, बट इसको देखो पहला जो मतलब इसने पहला इशू कब उठाया था? नवंबर 13। वो इतना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बट लिखना है आपको। चलो वो छोड़ दो, उसको मत लिखो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे तुम फालतू में। चलो ठीक है। तो अब ये सब चल रहा था, इसी के चलते इसमें और क्या क्या है इसमें देखो, वीकली न्यूज़पेपर इन्होंने स्टार्ट किया, ठीक है। तो वीकली न्यूज़पेपर, उसका नाम लिख लो, वीकली न्यूज़पेपर द गदर, ठीक है। तो वीकली न्यूज़पेपर किस नाम से? द गदर के नाम से, ठीक है। तो द गदर, ठीक है। तो द गदर के नाम से आपको ध्यान रखना है, वीकली न्यूज़पेपर। और और हाँ, एक युगांतर आश्रम की भी स्थापना की इन्होंने, ठीक है। तो युगांतर आश्रम की स्थापना ये कहाँ हुई? तो ये भी आपको इन्होंने सैन फ्रांसिस्को में ही की, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कुछ बातें। चलो ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। तो सैन फ्रांसिस्को में ये युगांतर आश्रम और द गदर न्यूज़पेपर जो कि वीकली था, इसको भी इन्होंने लॉन्च किया, ठीक है। और इसमें जानते हो एक पोयम भी लिख लो, ये पोयम के रूप में गदर दी गूंज के नाम से इन्होंने अपने पोयम का संकलन जारी किया, ठीक है। लिखो गदर दी गूंज, तो गदर दी गूंज इस नाम से इन्होंने अपनी पोयम जितनी थी, मतलब नेशनल पोयम थी, तो पोयम का संकलन भी जारी किया, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, गदर दी गूंज नाम से। अब चलो इससे एसोसिएटेड नेता कौन कौन से प्रमुख लीडर्स हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं, ठीक है। तो लीडर देखो, तो पहली बात तो एक तो ये आपके लाला हरदयाल जी तो हो ही गए, ठीक है। तो एक सोहन सिंह भाखना का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। तो सोहन सिंह भाखना, ठीक है। सोहन सिंह भाखना का नाम भी याद रखना है क्योंकि ऑप्शन में पूछ लेता है। और करतार सिंह का नाम भी आपने सुना होगा, करतार सिंह भी आपको ध्यान रखना है। करतार सिंह भी गदर आंदोलन से ही या गदर पार्टी से ही संबंधित थे, ठीक है। तो ये दो नाम आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। और एक और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, वुमेन लीडर कौन कौन सी थी, मतलब किन किन महिलाओं ने इसमें पार्टिसिपेट किया? तो एक तो गुलाब कौर, जिनको गदरी गुलाब कौर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो गुलाब कौर का नाम ध्यान रखना है। तो गुलाब कौर, ये ध्यान रखिएगा, गुलाब कौर हो गया, ठीक है। तो गुलाब कौर हो गया। और क्या याद रख सकते हो इनको? अच्छा, ये गदरी गुलाब कौर के नाम से भी जाना जाता है, अगर ये पूछा जाए एग्जाम में तो आप ध्यान रखिएगा। और भीकाजी कामा हो गया, तो विकास जी कामा, ठीक है। तो विकास जी कामा का नाम ध्यान रखिएगा। और जानकी देवी का नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है। जानकी देवी, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सब गदर पार्टी से रिलेटेड थी। यूपीएससी 2022 में एक क्वेश्चन पूछा था बीकाजी कामा के बारे में, तो यूपीएससी ने
2022 में ये क्वेश्चन भी पूछा था बीका जी कामा, किससे रिलेटेड थी। अच्छा, और गदर रिविलियन अच्छा कब स्टार्ट हुआ, तो गदर मतलब विद्रोह, गदर रिवोल्ट भी कर लो या गदर विद्रोह, ये भी आपको एक मतलब ये पूछा नहीं जाएगा आपसे कभी, ठीक है, बट लिख लो, मान लो कभी ये लोग एग्ज़ाम वाले कुछ भी कर सकते हैं ना। पिछले साल का तो जो 2023 में पेट हुआ था उसका तो देखे आप लोग कैसे खतरनाक पेपर था। तो गदर रिविलियन भी 1915 में स्टार्ट हुआ था। तो ये कुछ सारी बातें मैंने आपको गदर पार्टी के गदर रेवोल्यूशन के बारे में बता दी है। इससे बाहर क्वेश्चन आपको गदर पार्टी से नहीं आएगा। तो यूपी ट्रिपल देखो ये एग्जाम में पूछा भी गया था, पेट 2023 में पूछा गया था, जेई में पूछा गया था, है ना, तो ये सब ध्यान रखिएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। मंडी षड्यंत्र निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में हुआ। अब मंडी षड्यंत्र ये तो आपको पता होना चाहिए ना, मंडी षड्यंत्र अभी आपने किसके बारे में, ये भी देखो यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 में पूछा गया था क्वेश्चन। तो ये मंडी षड्यंत्र हुआ कब, पहले तो ये लिखो, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मंडी षड्यंत्र, ठीक है, देखो ये अच्छा मैं अगर बताऊं आपको तो ये गदर पार्टी का ही मतलब पार्ट था, गदर पार्टी से मतलब गदर पार्टी इसमें नेतृत्व कर रही थी, ठीक है। तो गदर पार्टी आपको ध्यान रखना है इसमें, ये आपको याद रखना पड़ेगा। कब हुआ है ये, तो ये 1914-15 में, तो 1914-15 इसकी डेट है। और ये कहाँ हुआ है, मंडी एंड साकेत रियासतों में, ठीक है। तो मंडी एंड रुकना थोड़ा, तो मंडी एंड साकेत रियासतों, ठीक है। तो मंडी एंड साकेत रियासतों में इसका आयोजन हुआ है, ठीक है। और क्या क्या याद रखोगे, ये आपको हिमाचल प्रदेश ध्यान रखिएगा। और अच्छे से प्रमुख नेता कौन कौन से, एक शोभाराम और हृदयराम, ठीक है। तो शोभाराम याद रखिए, शोभाराम एंड हृदयराम, ठीक है। तो शोभाराम एंड हृदयराम, इन दोनों नेताओं का नाम भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, तो बस इतनी बातें आपको ध्यान रखना है, ये मंडी षड्यंत्र के बारे में भी। तो ये भी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा, गदर पार्टी, ठीक है। चलिए तो ये 2 क्वेश्चन आपके गदर पार्टी से हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्न का मिलान करें, इंडियन नेशनल आर्मी INA, इसके बारे में हम बाद में करेंगे, बट इससे कौन संबंधित है, सुभाष चंद्र बोस जी आपके। गदर पार्टी अभी तो हमने किया, गदर पार्टी किससे रिलेटेड, गदर पार्टी लाला हरदयाल जी। मित्र मेला, इसके बारे में भी करेंगे, ये तो BD सावरकर से ही है। होम रूल लीग, ये भी एनी बेसेंट और तिलक से, ठीक है। अच्छा इन सब के बारे में कर ले, पहले तो आप आंसर मार्क कर लो। तो A2 हो गया, A2 किस में, ऑप्शन नंबर D बस में, तो यही होगा A2 B1 C3 D4, ठीक है। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। अब देखो इनके बारे में चीज़ें कर लेते हैं हम कवर, ठीक है। तो क्या करना है, अच्छा INA के बारे में INA हम नेक्स्ट क्लास में ही करते हैं, ठीक है। तो बाद में हम, क्योंकि हमें बहुत करना है INA के बारे में, टॉपिक अलग से मेंशन है ये सिलेबस में आपके, तो इसे हम लास्ट में, इसी क्लास में लास्ट में हम कवर करेंगे, ठीक है। तो 1942 याद रखिएगा, बस हो गया। मोहन सिंह ने इसकी स्थापना की थी, तो बाद में बोस ने इसको अपना ट्रांसफ़र कर लिया था। ये तो आपको बस जनरल जानकारी है, बाद में हम देखेंगे इसको, ठीक है। चलो तो ये बाद में हम कवर करने वाले हैं, पूरा कवर करेंगे। अब हम इस क्लास में क्या कहते हैं, मित्र मेला को कवर कर लेते हैं। मित्र मेला ख़त्म करते हैं इसी क्लास में, ठीक है। मित्र मेला उतना बड़ा टॉपिक भी नहीं है, आओ देखते हैं चलो क्या टॉपिक है ये। तो इस मित्र मेला की स्थापना देखो 1899, कहीं कहीं आपको किसी बुक में 1903 मिलेगी, उसको मत देखिएगा, सिर्फ 1899। अगर मित्र मेला पूछे 1899, मैं भी आगे इसकी कहानी बताता हूँ, तो अब ये समझ आ जाएगा 1903 भी क्यों। तो 1899 नासिक में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। तो नासिक में इसकी स्थापना हुई, किसने की थी, विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है। तो विनायक दामोदर सावरकर ने इसकी स्थापना की, ठीक है। तो विनायक दामोदर सावरकर ने इसकी स्थापना की, और इन्हीं के भाई भी इसमें शामिल थे, गणेश दामोदर सावरकर, ठीक है। तो गणेश दामोदर सावरकर, इन दोनों का नाम ध्यान रखो साथ में, ठीक है। चलो और ये एक प्रकार का क्रांतिकारी संगठन था, ठीक है, लेकिन ये गुप्त रूप से अपनी मतलब योजनाएं करते थे। तो गुप्त क्रांतिकारी संगठन के नाम से जाना जाता था। तो क्रांतिकारी संगठन है वो भी गुप्त रूप से अपनी मतलब ये क्रियाएं करते थे, ठीक है। अब देखो इसी के बारे में, ये मित्र मेला जो था ना 1904 में, तो यही मित्र मेला 1904 में किस नाम से जाना जाने लगा, अभिनव भारत सोसाइटी, ठीक है। तो अभिनव, इसीलिए 1903 कहीं कहीं मिलता है, ठीक है। तो अभिनव भारत सोसाइटी, बट इसके मतलब निर्माणकर्ता कौन थे, वो विनायक दामोदर सावरकर का नाम ही मिलता है हर जगह, है ना। तो सोसाइटी, इसी को हम यंग इंडिया सोसाइटी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो यंग इंडिया सोसाइटी के नाम से ये जाना जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा बस, क्यों मतलब क्या सीन रहा है इसका। अच्छा एक और इसी से रिलेटेड समिति है आपकी, अनुशीलन समिति। तो अनुशीलन समिति ये भी आसपास ही इसके हुई है। तो अनुशीलन समिति के बारे में भी यहीं पर देख लेते हैं, बाद में मौका मिले ना मिले,
ठीक है। तो 1907 में इसकी स्थापना हुई थी अनुशीलन समिति की, किसने? वारेंद्र कुमार घोष ने की थी। ठीक है, तो वारेंद्र कुमार घोष जी द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, तो ऑप्शन नंबर डी मार्क कर लिया। होम रूल तो आपको पता है, लास्ट क्लास में हमने बहुत अच्छे से किया है। 1916 का ये सीन है, तो तिलक और एनी बेसेंट ने इसको स्टार्ट किया था, पूरा हमने डिटेल से किया है लास्ट क्लास में। अब अगर आपको नहीं ध्यान है तो जाके क्लास कीजिए पहले वो वाली, है ना। चलो तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? अब काकोरी भैया को निपटा लेते हैं। ठीक है, काकोरी षड्यंत्र केस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये का, यूपीटीपीएससी पेट 2021 में पूछा गया था। तो काकोरी षड्यंत्र बताओ भैया, काकोरी षड्यंत्र के बारे में कुछ पता है आपको इसके बारे? अरे क्या लिख रहा हूँ, चलो। तो काकोरी, अच्छा किस पार्टी के द्वारा इसको किया गया था? काकोरी जो षड्यंत्र है, काकोरी षड्यंत्र केस है जो, इसी को हम एक्शन के क्या नाम से जानते हैं? काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से भी जाना जाता है, वो भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो इसका नाम किसने? यूपी गवर्नमेंट ने बदला था। तो इसकी डेट क्या है? 9 अगस्त 1925। 9 अगस्त 1925 मतलब इसको 100 साल पूरे हो गए। देखो अभी हाल ही में 9 अगस्त निकला है, तो 100 साल पूरे हो चुके। तो इसमें क्या किया था? काकोरी स्टेशन पर लखनऊ सहारनपुर जो ट्रेन थी, तो लखनऊ सहारनपुर, ठीक है, तो लखनऊ सहारनपुर जो ये ट्रेन थी इसको लूटा था। ठीक है, कौन ट्रेन का नाम था? 8 डाउन ट्रेन। ठीक है, तो 8 डाउन ट्रेन का नाम था 8 डाउन ट्रेन। ठीक है, तो 8 डाउन ट्रेन का नाम हो गया, तो ये ध्यान रखिएगा साथ में। ठीक है, चलिए अब अच्छा ये किस पार्टी का मतलब योजना थी? किस पार्टी ने इसको मतलब कहा कि भैया स्टार्ट करो? तो आओ देखते हैं क्या पार्टी थी। देखो एक एचआरए नाम की पार्टी थी। एचआरए, अब इसका फुल फॉर्म देख लो यहीं पर, हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी इसका नाम था। ठीक है, तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन, ठीक है, तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी ये इसका फुल फॉर्म हो गया। इस पार्टी की बहुत ज़्यादा महत्वता है। ठीक है, अब इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1924 मिलता है। 1924 में इसकी स्थापना कहाँ? कानपुर में हुई थी। ठीक है, तो कानपुर में 1924 में स्थापना हुई थी। इसके प्रमुख नेता लिख लो पहले, वो जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है, तो राम प्रसाद बिस्मिल जी हो गए, राम प्रसाद बिस्मिल हो गए, और कौन से हो गए? और सचिन सान्याल हो गए। ठीक है, सचिन सान्याल, ठीक है, तो सचिन सान्याल हो गए। और कौन है? और इसमें किसका? राजेंद्र लाहिड़ी का नाम याद रखना। ठीक है, तो राजेंद्र लाहिड़ी। और प्रमुख नेता कौन से हैं? रोशन लाल भी ध्यान रखना। ठीक है, रोशन लाल और अशफाक उल्ला खां। ठीक है, तो अशफाक उल्ला खां, ठीक है, तो अशफाक उल्ला खां, इन सब का नाम ध्यान रखना, ये सब शामिल थे। ठीक है, तो ये सब प्रमुख नेता हैं। ऑप्शंस में अगर आता है क्वेश्चन तो इनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये प्रमुख कुछ नेता हो गए। अब इन्होंने क्या किया था? मतलब इन्होंने लूट ली ट्रेन। अब ट्रेन को लूटी इसी वजह से, जब पहले ये देखो पार्टी पहले बन गई थी, इन्होंने बाद में काकोरी कांड को अंजाम दिया, तो उस वजह से इनको ये डिसमिस करनी पड़ी। ये जो एचआरए पार्टी थी डिसमिस करनी पड़ी, मतलब इसको ख़त्म करने का आदेश मिला और इन्होंने कर भी दिया। बट ये और होशियार, इन्होंने मतलब पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया, पार्टी वैसे की वैसी रही, बस उसका नाम बदल दिया। तो इन्होंने उसका नाम क्या लिख दिया? HSRA, जहाँ पर बाकी फुल फॉर्म तो सेम है। एस का मतलब होगा सोशलिस्ट। ठीक है, तो सोशलिस्ट हो गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन रिपब्लिकन पार्टी, एसोसिएशन है। पार्टी कैसे, तुम लोग ध्यान भी नहीं देना लो। ठीक है, तो एसोसिएशन, ये ध्यान रखना, मैं पार्टी चिल्ला रहा हूँ तुम, चलो कोई बात नहीं। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, अब इस पार्टी का नाम ये हो गया। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 1928 में हुई। और किसकी अध्यक्षता में? चंद्रशेखर आज़ाद जी की। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद की अध्यक्षता में। तो चंद्रशेखर आज़ाद इसके अध्यक्ष थे, और फिर बाद में इसमें भगत सिंह भी जुड़े। ठीक है, तो भगत सिंह जुड़े, भगत सुखदेव सब जुड़े इसमें। ठीक है, सुखदेव और राजगुरु वगैरह सब इसमें जुड़ गए। और ये जो आंदोलन आपका अध्यक्षता हुई थी, कहाँ बैठक कहाँ हुई थी? दिल्ली में। तो दिल्ली का जो फिरोज शाह कोटला मैदान है ना, तो वहीं पर इसकी बैठक हुई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो इतनी बातें सारी ये हो गई। अब देखो इसमें क्या लक्ष्य बदला। इनका जो लक्ष्य था समाजवादी गणतंत्रात्मक इनका लक्ष्य हो गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो समाजवादी गणतंत्रात्मक, तो इनके बस लक्ष्य में फर्क पड़ा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, गणतंत्रात्मक ये इनका लक्ष्य हो गया। अब बस इतनी टोटल कहानी थी पूरी। ठीक है, अब देखो सबको तो मतलब देखो कुछ न कुछ हुआ,
इसमें देखो फांसी मिल गई थी बहुत लोगों को, तो उनका एक तो राम प्रसाद बिस्मिल हो गए, सचिन सान्याल को छोड़कर बाकी सबको, देखो राम प्रसाद बिस्मिल हो गए, राजेंद्र लाहिड़ी हो गए, रोशन लाल और अशफाक, इन सबको फांसी मिली थी इस मतलब कांड के बाद, ठीक है। तो इन सबको फांसी मिल गई, तो ये आपको ध्यान रखना है। और चंद्रशेखर आज़ाद तो बच ही जाते हैं कहीं ना कहीं से, है ना। चलो इतना हो गया। इसके जस्ट बाद देखो, इसके जस्ट बाद भगत सिंह तो अभी हमारे हैं ही, तो उन्होंने क्या किया, भगत सिंह ने एक कांड किया, मैं कहाँ लिख दूँ, ठीक है यहीं पर लिख देता हूँ, चलो ठीक है। तो भगत सिंह ने एक फिर से कांड किया, सॉन्डर्स तो आप जानते होंगे कौन थे भैया ये, तो सॉन्डर्स मर्डर, ये कौन किया था, किसने किया था, भगत सिंह ने, ठीक है। अब देखो जो आप क्रिप्स मिशन, क्रिप्स नहीं यार क्या है उसको, साइमन कमीशन, साइमन कमीशन जब भारत आया था तो उसका जब आप विरोध प्रदर्शन कर रहे थे तो उसमें लाठियों से लाला लाजपत राय जी की मतलब हत्या की गई थी, है ना। उन्हीं का बदला लेने के लिए इनका मर्डर किया था भगत भाई ने हमारे, दिसंबर 1928 में लाहौर में इनकी हत्या कर दी गोली मारकर, ठीक है। तो लाहौर में भगत सिंह ने इनकी हत्या कर दी, तो ये भी आपको साथ में यहीं पर ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर कौन सी हो गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और फिलिंदा व्लांस ने केंद्रीय विधानसभा में एक बम फेंका, जिसका उद्देश्य उनके पत्रक ने समझाया था मारना नहीं था बल्कि बहरों को सुनाना था। तो जो बहरों को सुनाने के लिए बम की आवश्यकता होती है, ये उन्होंने कहा था उस सभा में, और विदेशी सरकार को उसके कठोर शोषण की याद दिलाना था। तो ये कौन सा कांड था, इसका मतलब नाम लिख लो। चलो यहीं पर कर लें क्या, ठीक है, और यहीं पर कर लेते हैं, यहाँ पर करते हैं, ठीक है। चलो, तो क्या नाम था भैया इसका, तो बॉम्बिंग ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, मतलब बम गिराया गया कहाँ, तो बॉम्बिंग ऑफ सेंट्रल, लिख लो भैया ये पूरा, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। देखो बहुत क्वेश्चन आते हैं इस क्लास से, आपके बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं ना इस मतलब ऐसे INM से ही आते हैं, और जो इस क्लास में जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं प्रीवियस ईयर देख रहा था जब, तो उसमें ही इतने क्वेश्चन मिले, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, ठीक है। चलो आप, तो बॉम्बिंग ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, अब इसमें क्या कांड हुआ, ये कब हुआ, तो ये जो आपका हुआ था ना, ये मेनली कब हुआ था, 8 अप्रैल 1929 को, ठीक है। तो 8 अप्रैल 1929 को कहाँ पर हुआ था, दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली की असेंबली में हुआ था। अब यहाँ पर चर्चाएं किस बारे में चल रही थी, एक तो पब्लिक सेफ्टी बिल के बारे में, ठीक है, तो पब्लिक सेफ्टी बिल, ठीक है, तो पब्लिक सेफ्टी बिल के बारे में चर्चा हो रही थी, और किसके बारे में, ट्रेड डिस्प्यूट, मतलब जो ट्रेड व्यापार के डिस्प्यूट थे, तो ट्रेड डिस्प्यूट के बारे में, ट्रेड डिस्प्यूट बिल, ठीक है। तो इन दो बिलों के बारे में इसमें बातें हो रही थी। तभी बीच में अचानक से इन्होंने, मतलब इनका जन को हानि पहुंचाने के लिए नहीं थी, बीचों बीच जहाँ पर कोई बैठा नहीं था वहाँ पर इन्होंने बम फेंका और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। कौन कौन था यहाँ पर 2 थे, अपने भगत सिंह हो गए, ठीक है, तो भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त, ठीक है, तो बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त यहाँ पर प्रमुख थे, और इन दोनों ने इंकलाब के जोर जोर से नारे लगाए, और वहाँ पर मतलब पूरा जो असेंबली थी सन्न रह गई। तो इंकलाब जिंदाबाद, ठीक है, तो इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगे और खूब पर्चे गिराए, ठीक है। चलो, तो ये ध्यान रखिएगा, ये टोटल कहानी थी, तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बटुकेश्वर दत्त, BK दत्त भी आप कह लो, ठीक है। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बॉम्बिंग ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली को अंजाम दिया, ठीक है। अब देखो इसी बीच, इन्हीं के बीच चलते कुछ मतलब आपकी कौन सा कुछ और केस भी हैं, उनके बारे में भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो एक मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस हो गया, ये लिख लो, मतलब वैसे एग्ज़ाम में कभी आज तक पूछा नहीं गया, बट लिख लो, शायद पूछ ले, ठीक है। तो मेरठ, बस आपको एक बार पढ़ लेना, इनको रटने पे फोकस मत करना। तो मेरठ कॉन्स्पिरेसी, तो मेरठ कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र केस, मतलब मेरठ षड्यंत्र केस हो गया, और दूसरा कौन सा है, कानपुर हो गया, तो कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस हो गया। तीसरा कौन सा है, गदर, सॉरी, ठीक है, गदर कॉन्स्पिरेसी, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना, गदर कॉन्स्पिरेसी केस, ठीक है। तो ये 3 कॉन्स्पिरेसी केस हो गए, तो कब हुए, 1929, ठीक है। तो 19 मेरठ वाला 1929 में मेरठ में हुआ, और कानपुर वाला 1924 में हुआ, ठीक है, कानपुर वाला 1924 में, गदर वाला 1915 में हुआ, ठीक है। तो ये तो पूरा विश्व में था, मतलब विश्वव्यापी था, तो वर्ल्ड वाइड था ये, ठीक है, मेनली इंडिया। चलिए, तो बस ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 देखिए भाई साहब, निम्नलिखित का मिलान करें। तो राम प्रसाद बिस्मिल कहाँ से, अभी तो बताया मैंने काकोरी षड्यंत्र केस है ना, सूरसेन इनके बारे में अभी हम करेंगे। तो सूरसेन कहाँ से, किससे, चटगांव आर्मरी चटगांव शस्त्रागार छापा से। अरबिंदो घोष इनका संबंध है आपका अलीपुर बम मामला, भगत सिंह का लाहौर षड्यंत्र केस। ठीक है, तो इसको करते हैं। देखो पहले तो लाहौर षड्यंत्र अभी आपने क्या पढ़ा है, अभी आपने पढ़ा था ये जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव में बम फेंका था इन लोगों ने, ठीक है। तो लाहौर षड्यंत्र केस उसी से संबंधित है। आओ देखो यहाँ पर, अब लाहौर षड्यंत्र मुकदमे के बारे में करते हैं। अब इन्होंने बम फेंका जब लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो 1929 पर इन पर मुकदमा चला। ठीक, किस पर, एक तो भगत सिंह हो गए हमारे, भगत सिंह पर, और दूसरा बटुकेश्वर दत्त पर। ठीक है, तो बटुकेश्वर दत्त पर, इन दोनों पर मुकदमा चला, भगत और बटुकेश्वर पर मुकदमा चला। अब जब इन पर मुकदमा चल रहा था, सुखदेव भी आ गए, मतलब सुखदेव पर भी साथ में चल ही रहा था मुकदमा। ठीक है, अब जब इन पर मुकदमा चल रहा था, तब बहुत सारे जो एचआरए क्रांतिकारी थे, एचआरए जो क्रांतिकारी थे बहुत गिरफ्तार हुए। ठीक है, तो बहुत सारे एचआरए क्रांतिकारी गिरफ्तार हुए, अरेस्ट हो गए। ठीक है, अब लेकिन थोड़ी बहुत सबको जेल होल हुई, बट इनको भगत बटुकेश्वर और सुखदेव, ठीक है, तो भगत बटुकेश्वर और सुखदेव इनको फांसी की सज़ा हो गई। ठीक है, इनको देखो कब, तो बहुत ज़्यादा आक्रोश हुआ और बहुत आंदोलन हुए। तो 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दी गई। ठीक है, 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दी गई। जब गांधी इरविन समझौते में इनकी फांसी नहीं टाल पाए थे, तभी तो गांधी जी का विरोध हो रहा था कांग्रेस सेशन में। तो यही सब पूरा सीन था, है ना। मैंने बताया था पिछली क्लास में, गांधी सेशन वाला, इरविन वाला समझौता, है ना। चलो, तो इनको फांसी दी गई, लेकिन और भाग कौन गए थे, आज़ाद भाई साहब फिर से भाग गए। तो आज़ाद भाग गए, यहाँ से तो भाग गए, ठीक है, बट लेकिन इनका पीछा बहुत टाइम तक ब्रिटिश पुलिस वालों ने किया। और अल्फ्रेड पार्क, याद है ना आपको, अल्फ्रेड पार्क कहाँ पर है, अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद। ठीक है, तो अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में इन्होंने खुद को गोली मारकर अपनी हत्या कर ली, गोली मारकर हत्या कर ली। ठीक है, अपनी, ये आपको ध्यान रखना है। ये कुछ सीन रहा लाहौर षड्यंत्र मुकदमा का। ठीक है, तो ये पूरा जो आपका ये केस हुआ था, बॉम्बिंग ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, इसी पर ये मुकदमा चलाया गया था, उसी को लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से जानते हैं। अब देखो, काकोरी कांड तो हम कर ही चुके हैं, चटगांव शस्त्रागार कर लेते हैं। ठीक है, चटगांव आर्मरी रेड, इसके बारे में भी करते हैं। ठीक है, आओ चलो, तो चटगांव लिखो, तो चटगांव आर्मरी रेड। ठीक है, आ जाओ, इसको कर लो। ये भी बढ़िया टॉपिक है, इससे भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो ये देखो, एक संस्था थी आपकी, संस्था का नाम लिखो, इंडियन रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, इंडियन रिपब्लिकन एसोसिएशन एक संस्था थी, जो किसके द्वारा, बाई सूरसेन ने इसका निर्माण किया था, सूरसेन। ठीक है, तो सूरसेन जी ने इसका निर्माण किया था। ये मतलब पेशे से एक शिक्षक थे। ठीक है, पेशे से एक शिक्षक थे, इसीलिए इनको हम मास्टर दा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो मास्टर दा के नाम से इनको जाना जाता है, मास्टर दा। ठीक है, तो मास्टर दा के नाम से भी जाने जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब ये चटगांव नामक जगह में अभी ये छोड़ो, चलो। तो इन्होंने एक घोषणा की, सूरसेन अपने लीडरशिप में घोषणा की रिपब्लिकन एसोसिएशन की तरफ से, कि घोषणा क्या हुई थी कि चटगांव में, देखो चटगांव नामक जगह, चटगांव मेमन सिंह। ठीक है, चटगांव मेमन सिंह, और तीसरी जगह कौन थी, बारीशाल। तो इन तीनों जगह में एक साथ हम हमला बोलेंगे। ठीक है, ये तीनों शस्त्रागार थे, इस तीनों शस्त्रागार में हमला बोलना था, ये इन्होंने घोषणा की थी। ठीक है, शस्त्रागार में हमला, बट बीच में काफ़ी ज़्यादा हिंसक हो गए, लोग एक दूसरे की हत्या करने लग गए। मतलब एक दूसरे क्या, ब्रिटिशर्स नेताओं की, मतलब नेता क्या, मतलब ब्रिटिशर्स जो ऑफिसर थे उनकी हत्या करने लग गए, मतलब इसके जो क्रांतिकारी थे। तो काफ़ी ज़्यादा हो गया। और हमला कब हुआ था ये, तो हमला हुआ, जो ये हमला कब हुआ, 18 अप्रैल 1930। तो 18 अप्रैल 1930 को ये हमला हुआ। इसी को हम चटगांव आर्मरी रेड के नाम से जानते हैं। और इंकलाब और वंदे मातरम के नारे लगाए गए, और खूब अपने तिरंगा लहराया गया, बहुत मतलब मज़े काट दिए लोगों ने। तो इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब और वंदे मातरम के खूब नारे लगे। ठीक है, तो वंदे मातरम के नारे लगाए गए, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और देखो इसमें फिर जो क्रांतिकारी थे, मतलब जो भी क्रांतिकारी थे, उनको जानते हो क्या सज़ा मिली उन सबको, इस हमले के बाद उन सबको अंडमान एंड निकोबार में आजीवन कारावास दे दिया गया। ठीक है, तो आजीवन कारावास। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो आजीवन कारावास। अच्छा, एक महत्वपूर्ण बात है, इससे क्वेश्चन बनता है, इसमें कौन कौन सी महिलाएं शामिल हुई, तो वुमेन पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट है इसमें, वहीं से क्वेश्चन ज़्यादातर बन चुके हैं, बनेंगे भी आगे। तो एक दो वुमेन थी, एक प्रीति लता वाडेदार, तो प्रीति लता वाडेदार, और दूसरी कौन थी, दूसरी थी आपकी कल्पना दत्त। ठीक है, तो दूसरी थी कल्पना दत्त।
तो इन दोनों की भी इसमें भूमिका रही काफ़ी। प्रीतिलता वाडेदार तो इन्होंने तो भैया जहर खा लिया इसके बाद, ठीक है, जहर खाया और इनको भी आजीवन कारावास हो गई। कल्पना दत्त को भी आजीवन कारावास हो गई, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, बस ये दो महिलाओं के नाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, चटगांव आर्मी रेड कुल इतना है। नेता कौन थे इसमें? सूरसेन भाई साहब थे, तो इनको सूरसेन से हमने बढ़िया से मिला दिया है। अच्छा, ये अभी एक बचा है अलीपुर बम मामला, इसके बारे में यहीं पर आओ कर लो। अलीपुर बम मामला क्या था? इसमें क्या हुआ, 18 मई 1908 को हुआ था ये, ठीक है। 18 मई 1908 को हुआ था। इसमें क्या हुआ था, एक मतलब कानून बनाए गए थे कि अब अवैध शस्त्र रखने पर गिरफ्तारी हो जाएगी। तो जो भी अवैध शस्त्र रखे था, तो अवैध शस्त्र रखने पर गिरफ्तारी था, अरेस्ट था, ठीक है। तो कितने लोग गिरफ्तार हो गए थे रखने पर अरेस्ट? 34 लोग। अब ये क्यों हो रहा था बताओ भाई? तो इसमें 34 लोगों को गिरफ्तार कर लिए, जिसमें से कौन बच निकले थे? अरबिंदो घोष छूट गए थे, ठीक है। तो अरबिंदो घोष जी छूट गए थे, तो इन्हीं का नाम आपको यहाँ से मिलाना था। अरबिंदो घोष छूट गए और इन्होंने इनका एक पत्र है जो काफ़ी फेमस हुआ, कर्मयोगी, इंग्लिश में पत्र निकाला था इन्होंने, ठीक है। तो कर्मयोगी ये भी आपको ध्यान रखना है, इंग्लिश लैंग्वेज में है, ये आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। बस इतनी बातें आपको याद रखनी है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट मैच कर रहा है बताओ? A2, ठीक है, A2 हो गया, B3 हो गया, A2 B3, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ठीक है, यही आपका राइट आंसर है। चलिए, तो आपने लाहौर षड्यंत्र मुकदमा भी देख लिया, चटगांव आर्मी रेड भी देख लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा वर्मा को भारत से अलग किया गया था? बताओ भाई। तो वर्मा को भारत से अलग किया गया था किस अधिनियम द्वारा? तो जो वर्मा म्यांमार है ना, उसी का पुराना नाम वर्मा था। तो ये कौन सा एक्ट था बताओ? तो आओ देखते हैं इसके बारे में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ये कब का एक्ट था? 1935। इसी एक्ट में ये अलग हुआ था। अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स इनको भी देख लेते हैं। इस समय पहली बात तो वायसराय कौन था, ये भी आपसे पूछ सकता है। वायसराय कौन थे भैया? तो विलिंगटन साहब थे, ठीक है। तो विलिंगटन इसके वायसराय, इस टाइम पर वायसराय थे विलिंगटन, ठीक है। तो विलिंगटन जी वायसराय थे। और क्या याद रखोगे इसमें? हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की तरफ बढ़ गए, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबल उत्तरदायी सरकार की तरफ हम काफ़ी तेज़ी से बढ़े, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ये ध्यान रखिएगा। एक तो इसकी ओर हम बढ़े, और इसमें टोटल जानते हो इस एक्ट में कितनी? टोटल 321 धाराएं, ठीक है। 321 सेक्शंस थे, सेक्शंस या धाराएं कर लो, और 10 अनुसूचियाँ, मतलब 10 शेड्यूल थे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये पूछा जाता है, ये नंबर पूछ लिया जा सकता है आपसे। और इसमें क्या हुआ, पावर को डिवाइड किया गया। पावर जो थी ना, मतलब सेपरेशन ऑफ पावर इसमें लाया गया, पावर्स डिवाइडेड। तो पावर डिवाइडेड, अब ये कैसे डिवाइड हुआ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो तो 3 भागों में बांटा गया, एक संघ सूची और दूसरा राज्य सूची, ठीक है, दूसरा राज्य सूची, तीसरा समवर्ती सूची, जो अभी भी फॉलो कर रहे हैं हम इसको, ठीक है। तो ये 3 सूचियाँ बांटी गई। संघ सूची में कितने विषय थे तब? 59 विषय थे। राज्य में कितने थे? 54 विषय थे। और समवर्ती में 36 विषय थे, ठीक है। तो ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है, ठीक है। और देखो इसमें क्या क्या हुआ था, और इसमें जानते हो प्रोविंसेस को क्या दिया गया? प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दी गई थी। पहले देखो 1919 वाले एक्ट में प्रोविंसेस में क्या था, यहाँ क्या था बताओ? तो डायरकी थी प्रोविंसेस में, याद है ना। तो यहाँ से एबोलिश्ड डायरकी, पहले तो ये लिख लो, एबोलिश्ड डायरकी, यहाँ से द्वैध शासन हटा दिया गया, तो एबोलिश्ड डायरकी। और यहाँ पर क्या लाया गया? ऑटोनॉमी, मतलब प्रोविंसेस को स्वायत्तता प्रदान की गई, ठीक है, ऑटोनॉमी प्रदान की गई, ठीक है। तो एक तो ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर मतलब द्विसदनीय व्यवस्था भी कुछ राज्यों में लाई गई, कुछ प्रोविंसेस में, तो बाई कैमरलिज्म, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बाई कैमरलिज्म सिस्टम भी यहाँ पर लाया गया, जैसे टोटल 6 प्रोविंस में लाया गया ये था। 11 में से 6 में इसको मतलब बाई कैमरलिज्म सिस्टम लाया गया। वो 6 कौन से हैं, उनके नाम लिखना चाहोगे तो लिख लो भैया। एक तो बंगाल हो गया, ठीक है, तो बंगाल हो गया, तो बंगाल बिहार, तो बंगाल बिहार, और कौन सा है? बंगाल बिहार हो गया, असम हो गया, ठीक है, तो असम हो गया, और कौन सा? अरे यार, ठीक है, तो समझ, चलो कोई बात नहीं, पूरा ही लिख देता हूँ। असम हो गया, और आपका मद्रास हो गया, ठीक है। तो असम हो गया, मद्रास हो गया, और बॉम्बे हो गया, ठीक है, 5 हो गए ना। और एक यूनाइटेड प्रोविंस हो गया, जिसको हम यूपी भी कहते हैं अब, ठीक है। तो यूनाइटेड प्रोविंस, ठीक है। तो इन 6 में मतलब द्विसदनीय व्यवस्था रखी गई, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो, ये एक तो ये बात होगी। एक सेंटर में क्या किया गया था, मतलब देखो 2019 में सेंटर में क्या था? बाई कैमरलिज्म था, और प्रोविंसेस में था डायरकी। अब सेंटर में डायरकी है, प्रोविंसेस में बाई कैमरलिज्म थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, सेंटर में अब द्वैध साधन लागू किया गया ये।
अब इसी में जानते हो क्या हुआ, इसी में वर्मा को सेपरेट किया गया इंडिया से, ठीक है। तो वर्मा वाज सेपरेटेड, ठीक है। तो वर्मा वाज सेपरेटेड, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया। तो 1935 में ही इसको अलग कर दिया गया था, ठीक है। तो ये आपका आंसर मार्क करो। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी। तो देखो इसमें मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने, टोटल 6 न्यायाधीश की नियुक्ति की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अभी जो सुप्रीम कोर्ट है कहाँ स्थित है, तो भाग 5 में, भारतीय संविधान के भाग 5 में स्थित है। और चैप्टर कौन सा, चैप्टर नंबर 6, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 में भाग 5 में स्थित है। कौन से आर्टिकल है, तो 124 से लेके 147 आर्टिकल तक ये स्थित है। और क्या याद रख सकते हो, अभी कितना, एक मुख्य न्यायाधीश है, 31 न्यायाधीश हैं। अब ये 31 जल्द ही आपकी 34 होने वाली, क्योंकि 34 की आपकी परमिशन मिल चुकी है, ठीक है। चलो ये तो बस नॉर्मल है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के, देखो सिलेबस में आपके भारत सरकार अधिनियम ही मेंशन है पूरी तरह से, तो इसी से क्वेश्चन आता है। अगर क्वेश्चन आएगा इस पार्ट से तो इससे एक क्वेश्चन कंफर्म है, और छोटा सा टॉपिक है, 5 मिनट में आप पूरा खत्म कर लोगे, 1 नंबर आपके पक्के। तो मैंने कुछ छोड़ा नहीं, अगर क्वेश्चन आएगा तो इसी क्लास से आने वाला है। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा है। तो ब्रिटिश सरकार ने एक अंतिम अपने पास अधिकार कौन सा रखा, बताओ भाई। तो इसमें देखो, प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियाँ, यही अधिकार तो इन्होंने अपने पास रिजर्व कर लिया। अब जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अच्छा जगह नहीं है क्या, ठीक है कोई बात नहीं, चलिए यहीं पर करते हैं, ठीक है। तो ये प्रांतीय सरकारों पर तो ये आपको ध्यान रखना, बस यही आपको इतना ही मार्क कर लो। तो प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियाँ, ये एक मात्र अधिकार था जिसने अपने पास एक उदाहरण के तौर पर रखा लिया, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये भी देखो पेट में आया था क्वेश्चन 2022 वाले में, और ये भी पेट में आया था। देखो सारे 2035 से ही आते हैं जो भी क्वेश्चन आते हैं। तो सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ। अब देखो ये भी, इसका भी आंसर आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 ही है। अब देखो कुछ पॉइंट आपके जो बच गए हैं उनको भी कवर कर लेते हैं, यहीं पर आ जाओ, ठीक है। चलो, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, चलो अब इसमें क्या हुआ, और देखो एक तो 2 नए प्रोविंस बने, ठीक है, 2 न्यू प्रोविंसेस। अब ये कौन कौन से प्रोविंसेस थे, तो 2 न्यू प्रोविंसेस, एक तो कौन सा बना, एक तो ओडिशा प्रोविंस बना, ठीक है। तो ओडिशा बना, और दूसरा सिंध प्रांत बना, ठीक है। तो सिंध प्रांत, ये ध्यान रखिएगा, बस यही क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में पूछा गया था। और इसमें देखो सेपरेट इलेक्ट्रोड भी था, ऐसा नहीं कि पूरी तरह से ख़त्म हुआ था। तो सेपरेट इलेक्ट्रोड किसके लिए था, तो सेपरेट इलेक्ट्रोड ये था आपके लिए, देखो एक तो जो निचले, मतलब निचले क्लास के लोग हैं, SC हो गया, मतलब क्या, इसको क्या कहते हैं बताओ भाई, SC का फुल फॉर्म पता है तुम लोगों को। चलो SC हो गए, और वुमेन के लिए, ठीक है। तो वुमेन के लिए SC, वुमेन और लेबर्स के लिए इसको सेपरेट इलेक्ट्रोड रखा गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, बस इतने के लिए रखा गया। और क्या, और इसी के बाद आपके RBI की स्थापना हुई, यंग हिल्टन आयोग, याद है ना तुम लोगों को, RBI की स्थापना भी 1935 में हुई, ठीक है। यंग हिल्टन आयोग, आपको आयोग भी लिख लो, यंग हिल्टन, या इसी को हम शाही आयोग के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई, ठीक है। और संघीय न्यायालय की भी स्थापना हुई, है ना। तो संघीय न्यायालय, ठीक है, संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, 1937 में, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। और क्या कुछ छूट रहा है, और हाँ एक बात और लिख लो, मताधिकार, इसमें थोड़ा सा मताधिकार बढ़ा दिया गया। अब देश की 10% जो जनसंख्या है, 10% जनसंख्या को मताधिकार मिल गया, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना थोड़ा सा, बस इतना ही, ठीक है। चलो, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है इसका भी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, किस वर्ष में ब्रिटिश सरकार द्वारा शस्त्र अधिनियम पारित किया गया था जो भारतीयों को हथियार रखने से मना करता था। तो देखो शस्त्र रखना 1878 में, यहाँ पर लिखो 1878 में। तो 1878 में कौन वायसराय था, तो वायसराय कौन था, वायसराय था भैया लिटन, ठीक है। तो लिटन इसका वायसराय था, तब उस टाइम पर लिटन वायसराय था। इसी टाइम पर आर्म्स एक्ट पारित हुआ था, ठीक है। तो आर्म्स एक्ट पारित हुआ था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी देखो आपको ASO में आया था, UPSSC ASO में 2022 के पेपर है। तो लिटन वायसराय था, आर्म्स एक्ट पारित हुआ था 1878 के टाइम। इसमें क्या बताया गया था कि बिना लाइसेंस हथियार रखना, तो बिना लाइसेंस आप कुछ नहीं कर सकते, ये था इनका सीन, बिना लाइसेंस हथियार रख नहीं सकते,
ना तो हथियार रख सकते हो, ना इनका व्यापार भी नहीं कर सकते हथियारों का, ठीक है। तो ना ही व्यापार कर सकते हो, दोनों चीज़ें मना हो गई, ठीक है। अगर आप करते हो तो ये दंडनीय अपराध है, ठीक है, दंडनीय अपराध है, आपको दंड मिलेगा, ठीक है। तो ये आ गया, ये आर्म्स एक्ट के मतलब ये था, ठीक है। तो ये कब आया था? अब इनको देखो, जानते हो ये क्यों लाया गया था? इनको डर था भैया कि 1857 में जो क्रांति हुई थी, कि 1857 जैसा फिर कुछ ना हो, 1857 जैसा कुछ ना हो जाए, इसी वजह से ये डरते थे भैया, बिल्कुल, है ना। तो चलो ये 1878 वाला मार्क कर लो, और 1878 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 12, जब सुभाष चंद्र बोस, देखो आपके सिलेबस में सुभाष चंद्र बोस का नाम अलग से मेंशन है, इनके बारे में एक क्वेश्चन आपका पक्का है, ठीक है। तो देख अच्छे से पढ़ना यहाँ पर। तो सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, तो यह सीट उन्हें दी गई। अच्छा, इन्होंने इस्तीफा देके सीट किसको दी थी बताओ? याद है कुछ? कुछ तो याद होगा तुम्हें, है ना। थोड़ा बहुत तो याद रखना चाहिए, है ना। चलो कोई बात नहीं, नहीं याद तो आ जाओ। देखो चलो, तो देखो कांग्रेस का INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, ठीक है। सॉरी, हरिपुरा सेशन हुआ था, हरिपुरा सेशन। अब इसमें हरिपुरा सेशन कब हुआ था? 1938 में। तो 1938 में हुआ था, कब? फरवरी, ठीक है, फरवरी 1938 में ये सेशन हुआ था। इसके प्रेसिडेंट कौन, मतलब चुनाव होते थे तो प्रेसिडेंट कौन बने थे? प्रेसिडेंट बन गए थे भैया, इसके बने थे हमारे सुभाष चंद्र बोस जी, ठीक है। SC बोस मैं लिख रहा हूँ, तो सुभाष चंद्र बोस इसके प्रेसिडेंट बन गए। चलो यहाँ तक तो सब ठीक था, पहली बार बने प्रेसिडेंट। अब इनका दोबारा से अधिवेशन हुआ, त्रिपुरी अधिवेशन, ठीक है, त्रिपुरी सेशन, ठीक है। त्रिपुरी सेशन ये कब हुआ? तो त्रिपुरी सेशन हुआ 1939 में, ठीक है, 1939 में इसमें भी हुआ। अब इसमें जानते हो बवाल तो इसी में हुआ ना, ईगो क्लैश हुआ भाई। एक तरफ थे हमारे सुभाष चंद्र बोस जी, ठीक है, एक तरफ हमारे सुभाष चंद्र बोस थे, वर्सेस कौन था इनके खिलाफ? पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है। तो पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है। तो रमैया इनका नाम भी ध्यान रखना, ठीक है। तो ये दोनों लोग थे। अब गांधी जी के ये फेवरेट थे, ये गांधी जी के फेवरेट थे, ठीक है। तो गांधी जी चाहते थे ये जीते, तो गांधी के मतलब शिष्य थे, समझ लो। तो अब इसमें इलेक्शन में जानते हो वोटिंग हुई, जब वोटिंग से क्या पता चलता है? वोटिंग के बाद, ठीक है। तो वोटिंग हुई, वोटिंग में कितने वोट मिले बताऊं? इनको जानते हो SC बोस को 1580 वोट मिल गए, जबकि पट्टाभी सीतारामैया 1377 वोट, ये हार गए। और इसको गांधी जी की, ये गांधी जी ने कहा इसको अपनी हार के रूप में देखा, गांधी जी की स्वयं की हार, ठीक है। हार, इनको गांधी जी अपनी हार के रूप में देखते थे, और मतलब काफ़ी ज़्यादा अनबन रही उस समय, तो इनकी ज़्यादा बनती नहीं थी, इनके साथ ये गांधी जी खड़े नहीं होते थे, मतलब इनकी कभी बनी नहीं। तब इनको मजबूरन रिजाइन करना पड़ा, मतलब कि चलो भैया छोड़ देते, तुम ही लोग बन जाओ नेता। तो इन्होंने रिजाइन कब किया? तो रिजाइन किया इन्होंने अप्रैल 39, ठीक है। तो अप्रैल 1939 को उन्होंने रिजाइन कर दिया, और फिर किसको बना दिया, किसको बनाए फिर? ये राजेंद्र प्रसाद जी इसके मतलब हेड बन गए, ठीक है, प्रेसिडेंट बने। तो राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, तो राजेंद्र प्रसाद फिर बने आपके इसके कांग्रेस के प्रेसिडेंट, ठीक है। तो यही तो आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया? ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका राइट आंसर हो गया। देखो ये भी पेट में आया था क्वेश्चन 2021 में, ठीक है। तो ये रही पूरा सुभाष चंद्र बोस की कहानी थोड़ा सा। अच्छा, फिर इसके बाद इन्होंने जैसे रिजाइन दिया, फिर उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी, ठीक है। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इन्होंने कब करी? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी, कब? मई 3, तो मई 3 1939 को इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहीं पर फिर अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया, वो सब भी आपको ज़्यादा डिटेल में मत पढ़ो, पता होगा ही सब, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 1942 में विंस्टन चर्चिल द्वारा गांधी जी और कांग्रेस के साथ समझौता करने का प्रयास करने के लिए किसे भारत भेजा गया? तो विंस्टन चर्चिल के एक मंत्री थे, उनका नाम था क्या? उनका नाम था, बताओ। पहले देखो एक व्यक्ति, थोड़ा ये भी, चलो विंस्टन चर्चिल को छोड़ो, एक व्यक्तिगत सत्याग्रह छूट रहा है, इसको भी यहीं पर कर लो, डेट आ गई है क्योंकि। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह, क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से भी, व्यक्तिगत सत्याग्रह, इसको देखो स्टार्ट तो किया गया था लेट 1940s में, और 41 तक बढ़िया से चला। किसने? गांधी जी ने इसको स्टार्ट किया, बट इसके प्रमुख नेता कौन थे? गांधी जी ने। तो गांधी जी ने इसको स्टार्ट किया, बट प्रमुख नेता कौन थे बताओ भाई? विनोबा भावे और जवाहरलाल नेहरू ने भी बाद में इसको शामिल हुए। तो विनोबा
भावे, ठीक है। तो विनोबा भावे जी का नाम ध्यान रखिएगा, एंड जवाहरलाल नेहरू भी इसमें शामिल हुए, ठीक है। तो ये बात अब थोड़ा रह रही थी, इसको भी आपको ध्यान रखना है। चलो अब करते हैं हम अपना क्रिप्स मिशन। अब विंस्टन चर्चिल के जो मंत्री थे क्रिप्स, उनको भेज दिया, सॉरी स्टैफोर्ड क्रिप्स, ठीक है। तो लिखो भैया, क्रिप्स मिशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो क्रिप्स मिशन कब आया भारत, बताओ, कोई बता सकता है? तो क्रिप्स मिशन मार्च 1942, ठीक है। तो मार्च 1942 ये डेट याद रखनी है, ठीक है। चलो अब करते हैं इसके बारे में। तो इसको लीड कौन कर रहा था? लेड बाई स्टैफोर्ड क्रिप्स, ठीक है। इनका नाम मत भूलना, ये पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो स्टैफोर्ड क्रिप्स के द्वारा ये लीड हो रहा था, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इनके बाकी मेंबर कौन कौन से थे, मेंबर का नाम भी पूछा जाता है, दे दिया जाता है ऑप्शन में, फिर कहता है बताओ कौन मेंबर नहीं था। तो मेंबर कौन कौन से थे? पैथिक लॉरेंस भी हो गए, इनका नाम ध्यान रखना, पैथिक लॉरेंस, ठीक है। तो पैथिक लॉरेंस, ठीक है। तो पैथिक लॉरेंस याद रखिएगा। और दूसरा AB अलेक्जेंडर, ठीक है। तो AB अलेक्जेंडर याद रखिएगा। तो AB अलेक्जेंडर भी याद रखिए, दोनों नाम याद रखिएगा, ठीक है। पैथिक लॉरेंस और AB अलेक्जेंडर ये इसके सदस्य थे, और स्टैफोर्ड क्रिप्स ने इसका मतलब हेड किया था, लीड किया था। अब इन्होंने क्या कहा, डोमिनियन स्टेटस प्रपोज किया भारत के लिए कि भैया तुम्हें हम दे देंगे डोमिनियन स्टेटस, बट द्वितीय विश्व युद्ध में हमारा साथ दो, फिर जैसे ही ख़त्म होगा युद्ध हम तुमको तुमको हम डोमिनियन स्टेटस दे देंगे और खुश रहना तुम लोग। बट इन्होंने मना किया, सीधे से मना, मतलब कि नहीं भाई, सीधे जानते हो क्या हुआ, रिजेक्टेड। तो रिजेक्टेड कर दिया किसने? मुस्लिम लीग ने भी एंड कांग्रेस ने भी, ठीक है। दोनों ने इसको रिजेक्ट किया, मतलब भगा दिया बेइज्जती करके इसको, ठीक है। यही कुल मिला की बात थी, ठीक है। चलो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया करेक्ट आपका? ऑप्शन नंबर बी, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ठीक है, इसके हेड थे। तो विंस्टन चर्चिल और गांधी जो कांग्रेस समझौता करने का प्रयास करने के लिए किसे भारत, तो स्टैफोर्ड क्रिप्स मिशन को भेजा गया था, स्टैफोर्ड क्रिप्स ने उसकी अध्यक्षता की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। 1942 में जब भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था, भारत का वायसराय कौन था, बताओ। अब भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में करना है, ठीक है। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है ये, ठीक है। यहीं से शुरू करते हैं, आ जाओ, ठीक है। तो भारत छोड़ो, क्विट इंडिया, सुना होगा आपने, है ना, क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। तो यही आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। अब जब समस्याएं, मतलब क्या कारण था, जब फेलियर टू क्रिप्स मिशन, जब क्रिप्स मिशन आपका फेल हो गया, फेलियर टू क्रिप्स मिशन, क्रिप्स के बाद जब जैसे फेल हुआ तो ये मतलब इसको भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया गया, ठीक है, क्रिप्स मिशन के बाद फेल होने के बाद। चलो एक तो ये हो गया। इस समय अच्छा वायसराय कौन थे, ये यही तो क्वेश्चन पूछा गया था, लेखपाल एग्जाम में पूछा गया था, वायसराय कौन थे। क्वेश्चन बनाएगा कहाँ, मैं सब तो पढ़ा रहा हूँ, जो भी बनाएगा यहीं से पाएगा। तो लिन लिथगो, ठीक है। तो लिन लिथगो का नाम आपको ध्यान रखना है, मैं फिर से लिख रहा हूँ। तो लिन लिथगो, ठीक है। तो लिन लिथगो वायसराय थे जब भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब कब स्टार्ट हुआ था ये, तो 8 अगस्त 1942, तो 8 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942 को क्या हुआ था, कहाँ से, कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की एक बैठक हुई, मतलब कांग्रेस की, लिखो कांग्रेस वर्किंग कमेटी, ठीक है। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी, ठीक है, मतलब इसको CWC के नाम से भी जानते हो आप, CWC, ठीक है। इसकी बैठक हुई कब, जुलाई 2014 में, तो 2014 जुलाई 14 में, ठीक है। 14 जुलाई 1942 में इसकी बैठक हुई, ठीक है। इसमें ये पारित हो गया। ये कहाँ बैठक हो रही थी, ये वर्धा में ये बैठक हुई। इसमें ये डिसाइड हो गया कि अब भारत क्विट इंडिया मूवमेंट चलाना है, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया जाएगा। और 8 अगस्त 1942 को कहाँ से स्टार्ट किया गया था, देखो अभी चलो मैं बताता हूँ, आगे आ जाओ, इस पे आ जाओ, ठीक है। तो अब ग्वालियर टैंक कहाँ से, तो ग्वालियर टैंक से, ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो स्टार्ट किया गया, तो ऑल इंडिया कांग्रेस की मीटिंग हुई, ठीक है। तो ऑल इंडिया कांग्रेस, ठीक है। तो लिख लो ऑल इंडिया कांग्रेस मीटिंग, ठीक है। तो ये हुई, तो ऑल इंडिया कांग्रेस मीटिंग में ये कहाँ हुई, ये हुई आपकी ग्वालियर टैंक मैदान, जो कहाँ पर है, मुंबई में, ठीक है। तो ग्वालियर टैंक मैदान जो कि आपका मुंबई में है, ध्यान से देखना ये क्वेश्चन, यहीं से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है। तो ग्वालियर टैंक मुंबई में गांधी जी ने इसकी घोषणा की, ठीक है। गांधी जी ने कहा करो या मरो, डू और डाई। तो गांधी जी का फेमस स्लोगन है क्या है, करो या मरो,
ठीक है। तो करो या मरो इसको दिया, ठीक है, गांधी जी ने। ये यहीं से स्टार्ट हो गया ये आपका। इसी जो मैदान को ना, इस मैदान को हम अगस्त क्रांति मैदान कहते हैं, अगस्त क्रांति, क्योंकि ये सारी घटनाएं अगस्त में हो रही थी। अगस्त क्रांति मैदान के नाम से भी जाना जाता है ये, ठीक है। चलो अब इसमें जब देखो ये तो सब ठीक था, फिर जीरो आवर, ऑपरेशन जीरो आवर भी आपने सुना होगा। तो ऑपरेशन जीरो आवर जैसे ही मतलब रात हुई, सारे जो आपकी प्रमुख क्रांतिकारियों को जेल हो गई, ठीक है। प्रमुख जो क्रांतिकारी थे सबको अरेस्ट कर लिया गया ऑपरेशन जीरो आवर के नाम, मतलब 9 अगस्त की सुबह सुबह ही सबको जेल में डाल दिया गया। इन सब के बाद फिर क्या कांड हुआ, तो ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से मशहूर, कौन, ग्रैंड ओल्ड लेडी, ये क्वेश्चन बहुत आया है एग्जाम में। तो ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से मशहूर अरोड़ा आशफ अली, क्या नाम था, अरोड़ा, इनका अरोड़ा आशफ अली, ठीक है। तो अरोड़ा आशफ अली, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जानते हो ग्वालियर मुंबई में ध्वज फहराया। तो ग्वालियर, इनका क्वेश्चन यही ऐसे ही पूछा जाएगा, किसने ध्वज फहराया, तो ग्वालियर मुंबई में भारतीय ध्वज को फहरा दिया, ठीक है। तो लिख लो ये पूरा, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्वज फहराया, ठीक है। एक तो ये इनका नाम ध्यान रखिए, एक तो ये लेडीज़ हैं इसलिए भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। कब फहराया था, अगस्त 9 को, तो 9 अगस्त को फहराया गया था, ठीक है, ध्वज 9 अगस्त को इन्होंने ध्वज फहराया। और क्या, एक उषा मेहता का नाम भी आपको ध्यान रखना है, उषा मेहता, इन्होंने रेडियो से मतलब प्रसारण किया था, उषा मेहता। तो उषा मेहता जी ने, ईशा मेहता ने रेडियो प्रसारण किया था क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए, ठीक है। तो रेडियो प्रसारण इन्होंने किया था, इनका नाम भी पूछा जाएगा रेडियो प्रसारण के लिए, ठीक है, उषा मेहता का नाम। एक तो बस इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और एक बात आपको मैं बता देता हूँ, नोट में लिख लो। अब ये क्विट इंडिया मूवमेंट सेट हो गया कि अब करना ही है, तब क्या हुआ था, कुरनूल सर्कुलर, ये कभी पूछा नहीं गया, ना ही कोई पढ़ाएगा आपको ये। तो कुरनूल सर्कुलर, लेकिन जिस दिन ये क्वेश्चन आएगा तो हर टीचर भी इसको फोकस करेगा, लेकिन मैं क्वेश्चन आने से पहले ही आपको बता रहा हूँ ये, ठीक है। कुरनूल सर्कुलर ये कब लॉन्च हुआ था बताओ, तो जुलाई 29 को, जुलाई 29, 1942। किसने मतलब इसका ड्राफ्ट किसने तैयार किया था, तो ड्राफ्ट तैयार करने वाला कौन था, ड्राफ्ट कला वेंकट राव, ठीक है। तो कला वेंकट राव, तो कला वेंकट राव ने इसका ड्राफ्ट तैयार किया। और ये क्या था, इसमें मतलब दिशा निर्देश थे कि कैसे कैसे करना है, कैसे आपका आंदोलन को प्रभावी बनाना है, ठीक है। सारे दिशा निर्देश थे मूवमेंट के लिए। बट इसको जानते हो क्या हुआ, ये मतलब पट्टाभी सीतारामैया लेके जा रहे थे, बट इसको सीज कर दिया गया था पुलिस के द्वारा, ठीक है। तो सीज्ड बाई पुलिस, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, सीज्ड बाई पुलिस। बट कुरनूल सर्कुलर के बारे में कभी क्वेश्चन आता है, अब आपको पता है, अब आप ये क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे, ठीक है। बस इतनी बातें आप अभी ध्यान रखो, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, लॉर्ड लिनलिथगो वायसराय थे भारत छोड़ो प्रस्ताव के टाइम पर। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 15, अच्छा ये तो कर चुके ना तुम लोग। हु गेव द स्लोगन डू और डाई, बताओ भाई डू और डाई को देने वाला कौन था, तो डू और डाई का देने वाला महात्मा गांधी थे, अभी तो बताया। अच्छा जब ये जैसे भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था ना, उसमें पैरेलल कुछ गवर्नमेंट बन गई, उनके बारे में भी लिख लो। तो पैरेलल कुछ गवर्नमेंट बनी, ठीक है। तो कौन कौन सी पैरेलल गवर्नमेंट है, ठीक है, उनके बाद ये भी देखो पेट में क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत पूछते हैं क्वेश्चन, इससे बहुत आते ही है इस क्लास से क्वेश्चन। एक तो पहली गवर्नमेंट, मतलब समांतर सरकारें बनी, तो बलिया में बनी, बलिया में कब, अगस्त 1942। तो अगस्त 1942, इसके प्रमुख नेता कौन थे, चित्तू पांडे, ठीक है। तो चित्तू पांडे की मतलब ये समांतर सरकार बनी, चित्तू पांडे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरी तामलुक, ठीक है, दूसरी तामलुक जिसको आप मिदनापुर के नाम से भी जानते हो, ठीक है। तो मिदनापुर के नाम से भी आप कह सकते हो, मिदनापुर, जो कि कहाँ, यहाँ पर जातीय सरकार बनी, ठीक है, जातीय सरकार का नाम ध्यान रखिएगा। और तीसरा कौन है, सतारा में पैरेलल गवर्नमेंट में यहाँ प्रति सरकार बनी, ठीक है। तो प्रति सरकार, ठीक है, तो प्रति सरकार, ये कुछ सरकार हैं आपको ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर प्रमुख नेता कौन थे, वाई.बी. चौहान, ठीक है। तो वाई.बी. चौहान का नाम आपको याद रख सकते हो, ठीक है, वाई.बी. चौहान। यहाँ पर बस ये कुछ समांतर सरकारें हैं, इनके बारे में भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में से किसके निमंत्रण पर 13 जून 1943 को पूर्वी एशिया आए थे, बताओ। तो किसके निमंत्रण पर पहुंचे, सुभाष चंद्र बोस के बारे में इनकी कहानी ही लिख लेते हैं, आओ। तो एस.सी. बोस, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, इससे भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इनका जन्म कब हुआ था, 23 जनवरी को, ठीक है, 23 जनवरी को इनका जन्म हुआ था 1897। 23 जनवरी 1897 में इनका जन्म हुआ, कहाँ, कटक उड़ीसा में, ठीक है। तो इतनी बात ये तो आपको सबको पता होगा, कटक उड़ीसा।
ठीक है। अच्छा, इनको बुलावा भेजने वाले कौन थे? तो रास बिहारी बोस जी ने इनको बुलावा भेजा था। कैसे भेजा था मैं अभी आपको दिखाता हूँ पूरा कहानी, ठीक है, इनके बारे में। चलो, तो इन्होंने बना एक इंडियन नेशनल आर्मी थी। चलो, INA के नाम से जानते हो उसको आप। INA क्या इसका फुल फॉर्म था? इंडियन नेशनल आर्मी। जो भी क्वेश्चन बनेगा यहीं से बनेगा, ठीक है। तो इंडियन नेशनल आर्मी, इसी को हम INA के नाम से जानते हैं, या इसी को आज़ाद हिंद फौज, ठीक है, आज़ाद हिंद फौज। तो आज़ाद हिंद फौज के बारे में जानते हैं। देखो, मैं जन्म से इनकी मृत्यु तक सुभाष चंद्र बोस का सब कुछ बता दूंगा, तो कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, आप परेशान मत होइएगा, ठीक है। चलो, अब इसका फॉर्मेशन का भी क्वेश्चन पेटर ने पूछ चुका है। तो पेटर ने पूछा था इसका फॉर्मेशन, तो फॉर्मेशन किसने किया था? तो फॉर्मेशन देखो, अगला क्वेश्चन वही होगा। ये देखो, भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किसने किया था? देखो, फॉर्मेशन ही है। पेट में देखो, UPSSC से पेट में क्वेश्चन पूछा 2022 वाला। तो फॉर्मेशन कब हुआ था इसका? देखो, वैसे तो मतलब जुलाई में इसका प्रस्ताव पारित हुआ। तो जुलाई में इसका प्रस्ताव पर जुलाई 1941 में प्रस्ताव पारित हो। बच्चा आपसे कोई पूछे तो 1942 ही बताना। 1942 में 40,000 सैनिक इसमें हो गए। 40,000 सैनिक, ठीक है। तो 40,000 सैनिक इसमें ऐड हो गए, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1942 में किसने की थी? तो मोहन सिंह। तो मोहन सिंह एंड, और इनके साथ कौन था? एंड रास बिहारी बोस, ठीक है। तो रास बिहारी, ठीक है। तो रास बिहारी बोस, इन दोनों ने मिल के इसकी स्थापना की थी। ये ध्यान रखिएगा, कहाँ पर की थी? जापान में की थी, ब्रिटिश सेना के खिलाफ, ठीक है। जापान में इसकी मतलब मेन ओरिजिन इसका जापान ही है, ठीक है। चलो, ये तो ध्यान रखिएगा। अब इसी सेना में क्या हुआ? तो इन्होंने रास बिहारी बोस ने किसको? SC बोस को, चंद्रशेखर कहाँ से, सुभाष चंद्र बोस जी को बुलाया कहाँ? सिंगापुर। ये सिंगापुर कब पहुँचे? तो ये इनको सिंगापुर बुलाया गया रास बिहारी बोस के द्वारा। सिंगापुर ये पहुँचे कब? जुलाई 1943 तक, ठीक है। जुलाई 1943, तो जुलाई 1943 तक पहुंच गए। बट ये निकले कब थे? 13 जून 1943 में निकले थे, और रास बिहारी बोस ने इनको बुलाया था, ठीक है। तो ये पहुंच गए और इन्होंने टू कंट्रोल ऑफ, तो कंट्रोल ले लिया INA का, ठीक है। तो INA का पूरा कंट्रोल खुद पर ले लिया, टू कंट्रोल ऑफ INA, यही इनका फेवरेट पार्ट था, ठीक है। अब इन्होंने जैसे इसका कंट्रोल लिया, इन्होंने एक मतलब पैरेलल गवर्नमेंट की घोषणा कर दी। क्या डिक्लेयर किया? लिखो डिक्लेयर्ड अक्टूबर, लिखो, ये डेट इंपॉर्टेंट है, अक्टूबर 21, 1943, ठीक है। तो ये डेट आप इंपॉर्टेंट है, लिख लो। तो अक्टूबर 21, 1943, फिर मत कहना सर बताया नहीं, ये पूछा जाएगा तुमसे फिर, ठीक है, ढूंढते रह जाओगे डेट आप। तो इसको क्या डिक्लेयर किया गया था? तो इस दिन क्या डिक्लेयर किया? आज़ाद हिंद गवर्नमेंट, ठीक है। तो आज़ाद हिंद गवर्नमेंट इस दिन डिक्लेयर हो गई। तो आज़ाद हिंद गवर्नमेंट इन सिंगापुर में ही इसको डिक्लेयर किया गया था, ठीक है। सिंगापुर में डिक्लेयर हो गया। अब क्या हुआ इसके बाद? अच्छा, इसमें फेमस वुमेन डिपार्टमेंट कौन संभाल रहा था? जो ये INA का वुमेन डिपार्टमेंट कौन संभाल रहा था? हमेशा वुमेन को याद रखना, क्योंकि इनके क्वेश्चन आता ही है। तो वुमेन डिपार्टमेंट, अच्छा, वुमेन रेजिमेंट कौन था? रानी लक्ष्मीबाई। वो तो आप सबको पता है, वुमेन रेजिमेंट है ना, वुमेन रेजिमेंट का तुम पता ही है। बट ये डिपार्टमेंट कौन संभाल रहा था? इनका नाम लिखो, लक्ष्मी स्वामीनाथन, ठीक है। लक्ष्मी स्वामीनाथन, ठीक है। तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है। तो लक्ष्मी स्वामीनाथन वुमेन डिपार्टमेंट संभाल रही थी, ठीक है। इतनी सारी बातें आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 20 में मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त कराने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन, INA का गठन किसने किया था? मोहन सिंह ने, ठीक है। तो मोहन सिंह ने, बाद में सुभाष चंद्र बोस ने इसकी कमान संभाली थी। तो अब INA के बारे में कुछ चीज़ें तो और जाननी बनती ही है, ठीक है। INA का हेडक्वार्टर बताओ कहाँ है? तो INA का हेडक्वार्टर इन्होंने बनाया रंगून को। तो रंगून जो कि वर्मा में है, जनवरी 1944 में रंगून को हेडक्वार्टर बना लिया, ठीक है। ये एक डेट ध्यान रखिएगा। और यहीं पर जानते हो क्या नारा दिया गया? यहीं पर नारा आया, अगला क्वेश्चन में भी यही होगा। नारा क्या आया था? चलो दिल्ली। तो चलो दिल्ली का नारा दिया गया यहीं पर, ठीक है, चलो दिल्ली। तो ये दिल्ली चलो का नारा जो होता है यहीं पर दिया गया था। किसने दिया था? बाई सुभाष चंद्र बोस जी ने ही ये नारा दिया था। अगला क्वेश्चन में भी एक बार, ठीक है। ये देखो, चलो दिल्ली का नारा किसने? सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर C करेक्ट, ठीक है। तो चलो दिल्ली का नारा दिया गया, और इन्होंने फिर क्या किया? फिर गांधी जी को एड्रेस किया, गांधी जी को फ़ोन लगाया इस रेडियो पर। तो एड्रेस किया गांधी जी को, क्या एड्रेस किया कि एड्रेस टू गांधी, ये लिखो। और इनको क्या कह के बुलाया? सुभाष चंद्र बोस ने इनको क्या कह के
फादर ऑफ नेशन, ठीक है, जुलाई 6 में कब एड्रेस किया, देखो ये भी डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जुलाई 6 1944। तो इस दिन गांधी जी को एड्रेस किया और इन्हें क्या बुलाया, फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता के नाम से इनको बुलाया, ठीक है। तो फादर ऑफ नेशन, ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बहुत है, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन तो बनते ही हैं। तो फादर ऑफ नेशन कह के बुलाया, ठीक है। फिर क्या हुआ, 18 मार्च को लिखो, 18 मार्च 1944, इस दिन क्या हुआ, 18 मार्च। अब जो ये वर्मा में रंगून में थे, तो अब इन्होंने क्रॉस्ड बॉर्डर ऑफ वर्मा, ठीक है। तो बॉर्डर क्रॉस किया वर्मा का, तो बर्मा का इन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया और कहाँ पहुँचे, इंडिया घुसने के, मतलब इंडिया घुसने लगे, इनटू इंडिया। इसको हम जानते हो क्या कहते हैं, इसको इम्फाल मूवमेंट भी कहते हैं। इम्फाल, क्योंकि ये इम्फाल ही पहुंच रहे थे, ठीक है। इम्फाल, कोहिमा इम्फाल पहुंच रहे थे, ठीक है, ये मणिपुर में, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा दिल्ली चलो कनाल, ये तो आपका सुभाष चंद्र बोस हो गया। अब और आगे की क्या बातें हैं आईएनए के बारे में, तो आईएनए के बारे में देखो अब आगे क्या बातें हैं, चलो लिखो। हाँ, एक और क्वेश्चन पूछा गया था आईएनए से रिलेटेड कि इन्होंने फ्लैग होस्टिंग पहली बार कहाँ की भारत में। फ्लैग होस्टिंग, ये भी पेट का क्वेश्चन है, आप एग्जाम प्रीवियस ईयर उठा के देख लेना, ठीक है। तो इसमें मैंने नहीं ऐड किया क्योंकि मुझे ऐसे ही बताना था, काफ़ी क्वेश्चन हो रहे थे सेम टॉपिक से। तो फ्लैग होस्टिंग कब की थी इन्होंने, 14 अप्रैल 1944 को, 14 अप्रैल 1944 को इन्होंने फ्लैग होस्टिंग की, ठीक है। कहाँ पर की थी, मोइरंग। ये क्वेश्चन था कि मोइरंग में फ्लैग होस्टिंग हुई थी, तो वो कहाँ पर स्थित है, तो मोइरंग जो कि आपका कहाँ स्थित है, मणिपुर इसका राइट आंसर था, ठीक है, जो क्वेश्चन था। तो ये आपको ध्यान रखना, मोइरंग में इन्होंने फ्लैग होस्टिंग भी की और ये पेट में पूछा गया था, फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। बस इतनी कहानी थी। फिर जानते हो क्या हुआ, अचानक से जापान ने सरेंडर कर दिया। क्या हुआ फिर, जापान ने ब्रिटिश सेना को सरेंडर किया। जापान ने जैसे ही सरेंडर किया तो इसको भी सरेंडर करना पड़ा, ठीक है। तो ऐसे ही आईएनए ने भी सरेंडर कर दिया, ठीक है। तो आईएनए ने भी सरेंडर किया। तो ये टोटल आईएनए की कहानी रही, ठीक है। तो ये कब, अगस्त 15 में इन्होंने सरेंडर किया 1945। तो 15 अगस्त 1945 को आईएनए ने सरेंडर किया क्योंकि जापान ने भी सरेंडर कर दिया था, ठीक है। चलो, अब फिर बोस की भी काफ़ी मिस्टीरियस डेथ हुई थी। तो बोस की जो डेथ हुई, इनको बताया गया एक प्लेन क्रैश में इनकी डेथ हो गई, ठीक है। तो बोस डेथ कब हुई, लगभग बताया जा रहा है 18 अगस्त को। तो 18 अगस्त 1945 को इनकी भी डेथ बताई जा रही है, ठीक है। कहाँ पर, ताइवान में, ठीक है। तो ताइपे जो कि कैपिटल है, ताइपे ताइवान में, यहाँ इनकी डेथ हो गई। ये ऐसा मतलब अंदाज़ा लगाया जा रहा है, ठीक है बस। और क्या हुआ, और फिर देखो आईएनए पर भी ट्रायल, जब ये इंडिया आए सब लोग, आईएनए पर भी ट्रायल्स चले, ठीक है। तो आईएनए पर भी ट्रायल्स चले, कब ट्रायल हुए इन पर, सितंबर, ये पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, सितंबर 1945 में ट्रायल चले इस पर। कहाँ पर, बॉम्बे में, ठीक है। तो बॉम्बे में ट्रायल चले खूब, मतलब फिर तो इनकी मतलब बेचारों की परेशानी हो गई। बॉम्बे में ट्रायल चले और इसीलिए जानते हो आईएनए डे सेलिब्रेट किया इन लोगों ने। तो आईएनए डे कब सेलिब्रेट हुआ, तो आईएनए डे जानते हो कब सेलिब्रेट हुआ है, 12 नवंबर 1945, ठीक है। तो 12 नवंबर 1945 को आईएनए डे सेलिब्रेट किया गया। ये कुछ बातें थी जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो वो सब मैंने बता दिया है आईएनए के बारे में, सुभाष चंद्र बोस के बारे में। अब इससे बाहर क्या ही पूछेगा, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया। पेट 2023 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो देखो अब इससे पहले हम जानते हैं, पहले हम कैबिनेट मिशन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो कैबिनेट, तुम लोग भी यार पानी वानी पी लो यार थोड़ा, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन के बारे में बताओ। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, फरवरी 1946 में भारत आया। इसमें मेंबर कौन थे, मेंबर वही थे जो क्रिप्स मिशन में 3 मेंबर थे ना, उनके नाम याद कर लो तुम लोग। इसमें भी सेम मेंबर ही थे, ठीक है। तो वही सेम मेंबर थे। अब इसकी भी कुछ अवधारणाएं थी। तो इसमें क्या हुआ, देखो बहुत लेट में इसको एक्सेप्ट किया गया। मुस्लिम लीग ने कब एक्सेप्ट किया, मुस्लिम लीग एक्सेप्टेड, लिखो मुस्लिम लीग ने इसको एक्सेप्ट किया कब, 6 जून 1946, ठीक है। 6 जून 1946 को मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट किया। कांग्रेस ने कब एक्सेप्ट किया, कांग्रेस ने भी एक्सेप्ट किया इसको कब, बताओ भाई। तो कांग्रेस ने कब इसको एक्सेप्ट किया था, 24 जून को, ठीक है। 24 जून, हाँ सॉरी, 24 जून 1946 में कांग्रेस ने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया, बट लेकिन तो इन्होंने क्या डिसाइड कर लिया कि अब प्रोविंशियल इलेक्शन होंगे। तो अब ये डेट हो गई प्रोविंशियल, तो प्रोविंशियल इलेक्शन होने की बात हो गई। तो ये कब डेट फिक्स हुई, तो इलेक्शन की डेट कब आई,
तो जुलाई 1946 में इलेक्शन होने थे, हुए भी बढ़िया से, लेकिन फिर मुस्लिम लीग का पता नहीं पलटू राम भाई साहब, जुलाई 29, तो 29 जुलाई 1946 को 29 जुलाई 1946 को मुस्लिम लीग ने कहा कि हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम विड्रॉल कर रहे हैं। इन्होंने विड्रॉल कर लिया, ठीक है। तो ये अब इन्होंने विड्रॉल किया, मतलब अपने आप को बाहर कर लिया उस योजना से, ठीक है। अब यहाँ से और इन्होंने क्या कहा, कॉल्ड फॉर, तो ये भी लिख लो, यही तो क्वेश्चन था आपका, है ना, कॉल्ड फॉर। देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछाते हैं, किसी ने उम्मीद की रही होगी। डायरेक्ट एक्शन फ्रॉम, मतलब प्रत्यक्ष दिवस, ठीक है, डायरेक्ट एक्शन, ठीक है, तो प्रत्यक्ष कार्य दिवस। तो डायरेक्ट एक्शन फ्रॉम कब से कब तक, कब से स्टार्ट किया, तो 16 अगस्त से। तो 16 अगस्त की डेट थी 1946, ठीक है, 16 अगस्त 1946, यही तो आपका आंसर है। किसने, द मुस्लिम लीग ने, मुस्लिम लीग ने स्टार्ट किया था। तो किसने, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, ठीक है, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में इसकी शुरुआत की और इसको डिमांड किया, ठीक है, इसकी डिमांड की। चलो बस हो गया, इतना ही था इसके बारे में, ठीक है, और कुछ बस, ठीक है। आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल का नाम, अब देखो माउंटबेटन भाई साहब आए थे, है ना, आए थे कि नहीं आए थे, बिल्कुल आए थे, याद होगा, इनको कौन भूल सकता है, इन्होंने तो पाकिस्तान को अलग कराया। माउंटबेटन भाई साहब आए, इनका कार्यकाल क्या रहा, 12 फरवरी से 1947 से कब तक 15 अगस्त, जिस दिन आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 तक इनका कार्यकाल रहा, ठीक है, माउंटबेटन साहब का, ठीक है। तो इनकी क्या योजना थी, इनका एक योजना, इन्होंने एक प्लान लेकर आए जिसको माउंटबेटन प्लान के नाम से जानते हो आप, माउंटबेटन योजना के नाम से जानते हो। प्लान कब इन्होंने लॉन्च किया, 3 जून। तो 3 जून 1947 को इन्होंने कहा कि फ्रीडम विथ पार्टीशन, मतलब फ्रीडम भी मिलेगी आपको, पार्टीशन भी मिलेगी आपको। तो फ्रीडम विथ पार्टीशन, ठीक है, तो फ्रीडम भी हो गया, पार्टीशन भी हो गया, पाकिस्तान 14 को आज़ाद हो गया, ठीक है। तो मतलब देखो क्या दिन चुना है तुम लोगों ने आज़ादी के लिए, कल 15 अगस्त ही तो है ना। चलो, तो फ्रीडम विथ पार्टीशन ये इन्होंने डिसाइड किया और सब कुछ मतलब सेटल्ड हो गया, ठीक है। अब जैसे ही आपको फ्रीडम कब मिली, तो फ्रीडम की डेट आपको याद होगी, 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं, 15 अगस्त 1947। तो हमारे पहले गवर्नर जनरल कौन बने, फर्स्ट गवर्नर जनरल आफ्टर स्वतंत्रता, लिखो, तो फर्स्ट गवर्नर जनरल, ठीक है, तो फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन बने स्वतंत्रता के बाद, हमारे तो लॉर्ड माउंटबेटन ही रहे, ठीक है, तो माउंटबेटन ही रहे हमारे। बल्कि पाकिस्तान के गवर्नर जनरल कौन बने, पाकिस्तान के बने मोहम्मद अली जिन्ना, तो मोहम्मद जिन्ना बने पाकिस्तान के। चलो, और भारत के कौन बने, भारत के लॉर्ड माउंटबेटन। बट पूछा क्या है, तो पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, ठीक है, तो ये लॉर्ड माउंटबेटन के बाद इंडियन कौन बने, तो इंडियन कौन बने, बताओ कौन बने। तो इंडियन का नाम आप मार्क कर लो, कौन, सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, सी राजगोपालाचारी का नाम ध्यान रखना, ठीक है, तो सी राजगोपालाचारी। बस इतना क्वेश्चन था, इतना आसान है ना। चलो, तो आज से आपकी हिस्ट्री का होता है द एंड, ठीक है, तो हिस्ट्री आपकी होती है ख़त्म। अब हिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसको मैंने पढ़ाया ना हो जो आपके एग्ज़ाम में आ सके। आप बस ये 7 क्लासेस कर लो, आपकी हिस्ट्री कंप्लीट, 10 नंबर आपके कहीं नहीं जा रहे। कोई सा भी एग्ज़ाम हो यार, ये मैंने इतने बढ़िया से कराया है ना, कुछ भी नहीं छोड़ा, मे भी आपको मतलब पूरा 100% हिस्ट्री कवर्ड है। चलो, सो ये कुछ के क्वेश्चन देखिए, इनके भी देखो, ये भी पेट में आ चुके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इनके आंसर करना। तो सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में मोईरांग में INA ध्वज फहराया था, वह शहर अब कहाँ स्थित है, ठीक है, तो आप बताइएगा, अरुणाचल, मणिपुर, मुंबई, मिजोरम कहाँ है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी, चर्चिल हो गया, बोस हो गए, टैगोर हो गए, वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, ठीक है, भूलिएगा मत टाइप करना। चलिए, ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, आपको पता होगा कितनी मेहनत लगती है, थोड़ा तो अप्रिसिएशन बनती है ना। शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक, जल्दी ज़रूर शेयर करो यार, पहुंचाओ थोड़ा लोगों तक, और सब्सक्राइब तो कर ही देना, ठीक है। चलो, सो ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे।